चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज हमें पढ़ना है अपना अध्याय 11 चालू करना था, लेकिन 11 चालू करने से पहले हमें निम्न चीजों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो ये आप चार्ट बनाएंगे, सूत्र याद करेंगे, तभी आगे आने वाले क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का चैप्टर क्या है? त्रिविमीय चैप्टर है। अभी आप जो 2 डायमेंशनल भी पढ़ के आए थे ना, जिसपे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में मैंने पढ़ाया था, मूल बिंदु 0,0 होते हैं, ठीक है, बताया था ना सारी चीजें। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे, त्रिविमीय पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिविमीय आकृतियां, जितनी इसमें आकृतियां हैं इनसे आपका कंपटीशन तक का काम चल जाएगा। इसमें मैंने एक आकृति बीच में मिस कर दिया है, वो है खोखले बेलन की। ठीक है, वो आपके उसमें आता नहीं है और उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे सूत्र काफी बड़े बड़े हैं, तो आपके ऊपर फालतू में बोझ पड़ेगा। तो जितना काम का है उतना ही पढ़ा रहे हैं। सॉरी। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग घन के बारे में, बात करेंगे घनाभ के बारे में, बात करेंगे लंबवृत्तीय बेलन के बारे में, शंकु के बारे में, गोले के बारे में, अर्धगोले के बारे में। इतनी आकृतियों के बारे में स्टडी करेंगे। राशि लिखना बंद कर दो तुम पहले, ठीक है। चलो, तो अब इसमें आपको दो चीजें एक इक्वल दिख रही होंगी, ये दो बिंदु, जिसमें एक में लिखा है घन, दूसरा लिखा है घनाभ। अब देखो, घन और घनाभ में अंतर क्या होता है? आपका ये जो घन होता है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपकी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। घनाभ में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपकी क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये होता कैसा है जीवन लाइफ में? अगर मैं आपको बताऊं तो आपने कभी वो बॉक्स देखा है, अलग अलग रंगों वाला आता है, उसको ऐसे ऐसे करके मिलाए जाते हैं, क्यूब जिसको बोलते हैं, वही होता है आपका। वो क्या होता है? वो आपका घन होता है। उसकी हाइट और लंबाई और चौड़ाई आप तीनों क्या होती हैं? आपस में बराबर होती है। लेकिन ये जो घनाभ होता है, इसकी आपकी तीनों साइडें अलग अलग होती है। ठीक है। और आपका लंबवृत्तीय बेलन, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मम्मी जो बेलन यूज करते हैं ना, जिसको बेलना हम लोग कहते हैं रोटी बेलने के लिए, वही होता है हमारा क्या? बेलन। उसका वो जो ऊपर इधर भी मुट्ठा निकला रहता है, उस मुट्ठे को हटा दो, अगर उसको काट दोगे तो जो भी आकृति हमें प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी? लंबवृत्तीय बेलन। इसी में खोखला बेलन आता है, जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, जो आपके सिलेंडर का आकार का होता है। ठीक है। चलो, अब बात करते हैं शंकु के बारे में। तो शंकु के बारे में स्टडी कर ले, तो शंकु का चित्र ये है आपका। अब शंकु कैसा होता है? तो आपने बर्थडे बॉय की टोपी देखी होगी, या फिर तंबू का भी देखा है, जहां पे सर्कस वगैरह दिखाए जाते हैं, तो तंबू किस शेप में लगाए जाते हैं? वो भी आपका शंकु के ही आकार के होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। गोले के बारे में आप जानते हो, आपकी खेलने वाली गेंद गोला होती है, अर्धगोला। गेंद तो बीच से काट दोगे तो क्या बन जाएगा आपका? अर्धगोला। इधर देखो राशि सामने बोर्ड में। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इनके सूत्र के। देखो, हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है? पार्श्व क्षेत्रफल पढ़ना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है, आयत पढ़ना है। 3 चीजें हमें इसमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम घन के बारे में बात करेंगे। अब देखो, हाँ, इसको भी समझ लो, पार्श्व या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो आपका पार्श्व और वक्रीय क्षेत्रफल होता है, ये किसी भी आकृति का बाहरी ऑर्डर होता है, बाहरी क्षेत्रफल होता है। और जो आपका घनाभ होता है, जो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये उसमें कितना मटेरियल यूज किया गया वो। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूं, जैसे ये फोन है, तो इसका एक बाहर का क्षेत्रफल है जो सिर्फ इसकी दीवालों पे है, एक आपका अंदर है। भाई, इसमें जितना भी मटेरियल है, अगर हम उसको खोल के इधर उधर रख दें तो वो भी तो आपका एक वो बनेगा, वो भी तो कुछ एरिया घेरेगा। तो उस प्रकार के उसको हम लोग क्या कहते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, जो हम उसमें मटेरियल यूज करते हैं। तो चलो, अब हम इसके सूत्र के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले घन के वक्र पृष्ठीय या फिर पार्श्व क्षेत्रफल की बात करें तो 4a² होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 6a² होता है। और आयतन की बात करें तो a³ होती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर घनाभ की बात करें, अब यहाँ की बात समझना, 4 है हमारा, तो 4 तो यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि आकृतियां तो दोनों समान है, तो क्षेत्रफल भी समान होना चाहिए। तो अब इसको देखो, L और B दोनों का गुणांक 1 है कि नहीं है? जब इनको जोड़ोगे तो 2 बनेगा, और 2 का गुणा 2 करोगे तो 4 आ जाएगा। अब a² है, तो ये सारी आकृतियां क्या हो चाहिए? स्क्वायर में होनी चाहिए, जो भी बीमाएं दी गई है। तो जब हाइट मीटर में होगी और लेंथ भी इसकी काय में होगी? मीटर में होगी। तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। उसी हिसाब से चौड़ाई भी, हाइट इंटू चौड़ाई, उनका भी मात्रक मीटर होगा, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे निकली हुई है। ठीक इसी प्रकार 6 है, तो 1 2 3, तीनों का गुणांक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना आएगा? गुणांक सेम आएगा 6। ठीक है, और ये लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई, ये आपका फॉर्मूला किसका होता है?
घन आपका होता है। यहीं पे जब हम क्या कर देते हैं, जब इन तीनों को इक्वल कर देते हैं तो ये a स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं आयतन की, तो वही लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसमें तीनों भुजाएं सेम है तो a क्यूब हो जाता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं लंबवृत्तीय बेलन की, तो लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है या पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो 2 पाई आर और आर प्लस एच, मतलब उसकी हाइट भी जुड़ जाती है किसमें, हमारी संपूर्ण में। कैसे, आप इसको समझो, देखो जैसे मैंने मान लिया कि यही हमारा क्या है, बेलन है, ये बेलन के आकार का है, छोटा सा ये लेकिन है। अब इसको ऐसे खड़ा कर दो तो ये क्या है, इसका पार्श्व क्षेत्रफल आ रहा है, जितना भाई नीचे एरिया घेरेगा उतना ही तो ऊपर घेरता है, क्योंकि बराबर होता है, इक्वल होता है, तो नीचे वाला एरिया। लेकिन अब देखो नीचे वाले में है तो केवल हम क्या लिए ना इसकी, सॉरी नीचे वाले में है केवल, तो हम क्या कर रहे हैं, केवल और केवल हाइट को मेजर कर रहे हैं। लेकिन जब संपूर्ण की बात करेंगे तो दो रेडियस है ना, एक ऊपर एक नीचे, तो ये वाली रेडियस भी यहाँ की क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। तो 2 पाई आर, आर प्लस एच क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन वही पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं शंकु की, तो शंकु क्या कहता है, शंकु का जो पार्श्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका अगर मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो पाई आर एल प्लस आर, वही कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ठीक है। और इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब मैं गोले की बात करता हूं तो गोले का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नील होता है, नहीं होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आयतन क्या निकल के आता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है, ठीक है। अब उसी हिसाब से मैं बात करूं अगर पार्श्व क्षेत्रफल में अर्धगोले की, तो देखो अर्धगोले में पार्श्व वक्रीय क्षेत्रफल आ जाता है, कैसे, जब हम इसको बीच से काट देंगे तो इसका ऊपरी भाग एक समतल की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, तो वो हमारा क्या निकल के आता है, पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। संपूर्ण की बात करें तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, और आयतन की बात करें तो 3/2 पाई आर क्यूब हो जाता है। तो ये समझ में आया ना आपको, इसको बढ़िया से नोट कर लेना, 2-3 बार पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद ही आपके अन्य प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है वो क्या होंगे, आपको समझ में आएंगे। इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद 2 डायमेंशनल में जितनी होती है, जिसमें लंब, त्रिभुज, इनके आयतन और क्षेत्रफल लिखवा देते हैं, और आज की क्लास को फिर यही पेंट कर देते हैं। नोट कर लो, बाकी बातें करते हैं, 2 डायमेंशनल की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम विभिन्न द्विविमीय आकृति के आयतनों और क्षेत्रफल। हालांकि इसमें आयतन नहीं होता, इसमें क्या होता है, परिमाप होता है। क्या होता है, परिमाप होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ चीजें लिखे, इधर मैंने त्रिभुज का कॉन्सेप्ट बताया, उधर मैंने मोस्टली चतुर्भुज का बताया। इतना ही जानना आपके लिए जरूरी है, बाकी बातें मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। चलो पहले बात करते हैं आपके, देखो मैंने कुछ चित्र बनाए हैं त्रिभुज में, चार प्रकार के क्या हैं, आकृतियां हैं। पहला है आपका ये त्रिभुज, नॉर्मल त्रिभुज है ये, ठीक है। क्यों नॉर्मल त्रिभुज है, क्योंकि इसमें नो इसमें दो भुजाएं बराबर है, तो क्या है आपकी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। फिर इसके बाद ये है आपका समकोण त्रिभुज, ये क्या है आपका समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें एक कोण 90 अंश है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। फिर इसके बाद है इसमें ये है आपका नॉर्मल त्रिभुज, क्या है नॉर्मल त्रिभुज। और ये क्या है आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसको आप विषमबाहु त्रिभुज भी कह सकते हो, जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल ना हो। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। अच्छा, परिमाप मैंने आपको बताया था, परिमाप क्या होता है, साइडों का योग, भुजाओं का योग क्या कहलाता है, आपका परिमाप कहलाता है। तो इसी प्रकार से अगर मैं समद्विबाहु का बात करूं तो इसमें दो भुजाएं बराबर है, तो 2a + b हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 a स्क्वायर। उसी हिसाब से अगर मैं समकोण की बात करूं, समकोण में परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। पहली क्या है, a b और h, a + b + h, ये क्या हो गया परिमाप। ध्यान करो, जब मैं इसके पहले वाले आपको पढ़ा रहा था तो अर्ध परिमाप बताया था। अच्छा, इसका अर्ध परिमाप निकालना हो तो क्या करेंगे, बटे में 2 कर देंगे। क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 हाइट इंटू बेस, बेस क्या है आपका आधार, जिसको बात करते हैं, ठीक है। आधार तो आप परिचित हो, मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज के बारे में ना, समकोण त्रिभुज के बारे में, कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, और लंब किसे कहते हैं,
ठीक है। फिर मैं नॉर्मल त्रिभुज की बात करूं, या इसको विषमबाहु त्रिभुज भी कह देते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों। देखो इसमें आपका क्या है, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाओं का योग, a प्लस बी प्लस सी। अब क्षेत्रफल के दो सूत्र होते हैं, 1/2 हाइट इंटू बेस। एक आपका ये हीरोन्स फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला याद है ना, इसको जस्ट पहले करवाए हैं हमने। फिर इसके बाद मैं बात कर देता हूं आपके समबाहु त्रिभुज की। कौन सा त्रिभुज है ये, समबाहु। इसमें परिमाप तीनों भुजाओं का योग, 1a 2a 3a, तो 3a हो गया। क्षेत्रफल की बात करूं तो 1/2 हाइट इंटू बेस। दूसरा क्षेत्रफल की अगर इस फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकलेगा तो √3 a² अपॉन h। ध्यान है, ये वाला मैंने प्रूफ किया था, प्रूफ करवाया था ना। चलो अब ये आपका त्रिभुज का कॉन्सेप्ट हो गया इधर। अब इधर किसकी बात करते हैं हम लोग, चतुर्भुज की बात करते हैं। चतुर्भुज में 3 आकृतियां आपके लिए मेन है। जैसे ये आकृति है आपकी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये आकृति है आपकी क्या है, देखो सुनो मेरी बात, इसका क्या प्रत्येक कोण 90 अंश आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन भुजाएं इसकी बराबर है। अगर भुजाएं बराबर हो प्लस कोण 90 अंश हो तो वो क्या कहलाता है, आयत कहलाने हैं। लेकिन अगर 90 अंश ना हो तो ये क्या कहलाता है आपका, समचतुर्भुज। पढ़े हो ना, सब पढ़ाए हैं हम, सब हमने पढ़ाए हैं आपको। और ये आपका क्या होता है, समलंब। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यही है आपका समलंब। इसमें तो यूपी पुलिस से क्वेश्चन बनने के फुल चांसेस है इस वाली आकृति से, ठीक है। ये क्या है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। हाँ इनको देख लेते हैं फटाफट, बस आज की क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। इसको देखो, समचतुर्भुज क्या होता है आपका, समचतुर्भुज में परिमाप होता है भुजाओं का योग। अब ए ये है, बी, अब समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी तो 2a प्लस बी हो जाएगी। 2 बार a आएगा, 2 बार b आएगा, तो 2a प्लस 2b, 2 कॉमन ले लिए तो 2a प्लस b। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही लंबाई गुणे मतलब हाइट आपकी, तो हाइट क्या है h और बेस क्या है आपका a, तो a इंटू h। अब इधर अगर इसकी बात करते हैं किसकी, समचतुर्भुज की, परिमाप वही होगा, चारों भुजाओं का योग a a a e, 4 बार a आ गया। क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो 1/2 d1 इंटू d2। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे इधर इधर गौर करो तुम, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये d1 आपका क्या है, पहला विकर्ण है, d2 हमारा क्या है, दूसरा विकर्ण है, ठीक है। बात समझ में आई। अब अगर मैं बात करता हूँ, ये समझ में आया ना, d1 d2 ये भुजाएं नहीं है, ये क्या है आपके विकर्ण। विकर्ण जानते हो क्या होता है, विकर्ण की परिभाषा बताओ, खड़े हो तुम, अक्षय खड़े हो। ऑनलाइन बच्चे कमेंट करके बताएंगे विकर्ण की परिभाषा, ठीक है। अब हम बताते हैं, हाँ अच्छा बताओ राशि, आप बताओ। मतलब देखो राशि कहने का मतलब इसका सही है, लेकिन बता नहीं पा रही है, अब हम इसको बताते हैं। कोई भी चतुर्भुज होगा, अगर उसके आमने सामने के त्रिभुज, आमने सामने के बिंदुओं को या सिरों को आपस में मिला दिया जाए तो जो रेखा बन के आती है उसको क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। मतलब ये बिंदु इसके सामने है, ये बिंदु इसके सामने, अगर इन दोनों को मिला देते तो क्या कहलाती है हमारी, विकर्ण कहलाती है। इसको 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 विकर्ण कहलाती है, ठीक है। तो समझ में आई आपको बात अच्छे से, तो ये विकर्ण है d1 d2, ठीक है। चलो अब बात करते हैं समलंब की। देखो इसको अच्छे से पढ़ना, समलंब का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, जो भी आपकी भुजाएं दी गई हो। इसमें 2 समांतर भुजाएं होती हैं और 2 असमांतर भुजाएं होती है। मैं ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं, है ना। और परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, जो भी आपकी 4 भुजाएं दी गई हो। और क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू दोनों समांतर भुजाओं का योग, जो भी है ए और बी, ठीक है। तो समझ में आया मेरे हिसाब से, मैंने अपने आप से बहुत अच्छे सिखा दिया है। और हाँ, इसके नोट्स बना के रखिएगा, परमानेंट इसको फेरते रहिएगा। और जो इससे पहले मैंने त्रिविमीय सूत्र करवाए थे ना आकृतियों के, उनको मैं आपको बारी बारी रिवाइज कराता रहूंगा, तो आपको याद हो जाएंगे, लोड लेने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। धन्यवाद, मिलते हैं कल। और सभी बच्चे अपने और अपनों का ख्याल रखिए, ठीक है, धन्यवाद।